हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 481 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी कि मैं यहाँ पे थोड़ा डिले हो गया और वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो चुकी है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में बंदे को देखा था जो कि यहाँ पे चिल्ला रहा होता है अपने दूसरे साथी बंदे से कि तुमने यहाँ पे हमें हरा क्या दिया, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या चीज़ों को भी यहाँ पे हथिया सकते हो और यहाँ पे उसको अपनी वाइफ बना सकते हो, फ्यूचर वाइफ। तो ऐसा भूल जाओ, ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। जबकि जो उसके सामने जो वो बंदा होता है यानी कि हांग फू, जो कि यहाँ पे हंसते हुए कह रहा होता है कि देख ला तुम यहाँ पे सभी लोग देखना कि मैं कैसे यहाँ पे टियांची ज़ू को अपनी फ्यूचर वाइफ बनाता हूँ और फ्यूचर में उससे उसके साथ जिसकी शादी होगी वो सिर्फ एक ही इंसान है, वो है हांग फू यानी कि मैं। और जो लोग कंपटीशन में मेरे से भिड़ने आते हैं या मेरे कॉम्पिटिटर जो कि कंपटीशन के दौरान मेरे अपोनेंट रहेंगे, उन सभी को मैं कुत्तों की तरह मारूंगा और इतना मारूंगा कि वो लोग खुद से हार मान जाएंगे। हो सकता है वहाँ पे किसी की मैं जान भी ले लूँ। जबकि उसके जो दोस्त होते हैं वहाँ पे डर जाते हैं और उसके दोस्त रहते हैं जो कि यहाँ पे उसी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले होते हैं, जिससे वो टियांची ज़ू से वहाँ पे मिल सके और उनसे मतलब शादी की वो पता नहीं कुछ रहेगा, वो हमें आगे पता चलेगा। तो दोस्त का भी यही प्लान रहता है जिससे वो टियांची ज़ू से उस कंपटीशन के दौरान मिल सके उसी लड़की से जो कि नंबर 1 ब्यूटी है स्काई पॉइंट सिटी की। तो जो हांगफू होता है उसे गुस्सा आती है कि वो उसके जो दोस्त है वो कैसे यहाँ पे टियांची ज़ू के साथ एक हो सकते हैं। इस वजह से वो गुस्सा होता है और उनको डरा रहा होता है। उसके दोस्त यहाँ पे डर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ब्रदर ऐसी बातें तो मत करो, तुम हमें क्यों मारोगे, हम तो तुम्हारे दोस्त है ना, तुम हमें कॉम्पिटिटर के तौर पर मत देखो, एक अपोनेंट के तौर पर मत देखो, तुम हमें एक ब्रदर के तौर पर देखो। एक और मोटा कहता है कि हाँ तुम्हें हमें एक सबऑर्डिनेट के तौर पर नहीं देखना। जो हांगफू होता है वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है दोस्तों, मैं तुम्हें यहाँ पे बुली नहीं करूंगा। फिर वहीं से पीछे से लिनफेंग आ रहा होता है। तो जो हांगफू होता है वो कह रहा होता है लिनफेंग की तरफ देखते हुए, लिनफेंग की टेंगियो की तरफ देखते हुए कि हे तुम लोग यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हो, मेरे ख्याल से तुम लोग स्काई पॉइंट के रास्ते जा रहे हो। लिनफेंग उसे हाँ करता है। तो जो हांगफू होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो इकट्ठे चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी स्काई पॉइंट ही जाना था, तो दोनों साथ में चलते हैं। और क्या वैसे मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। लिनफेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने अचानक से ये चीज पूछ ली होती है। तो यहाँ पे जो हांगफू होता है वो कह रहा होता है कि हे क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ये जो कल्टीवेशन है इसकी ये बहुत ज्यादा है, ये यानवू राम के 8 लेवल पे है, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन बात है। इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, यानवू रिलेम के 8 लेवल की पीक पे है। ब्रदर मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी जो फ्यूचर वाइफ है ना तुम उसके बारे में जानते नहीं हो, वो यानवू रिलेम के 9th लेवल पे है। और वो यानवू रिलेम के 9th लेवल पे नहीं बल्कि उसकी पीक पे, और बहुत जल्दी यानवू रिलेम के 10th लेवल पे आ जाएगी। हो सकता है आगे जाके वो मतलब यानवू राम में भी अचीव कर ले। और सिर्फ उसकी पावर ज्यादा नहीं है बल्कि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा सुंदर है, वो स्काई पॉइंट सिटी की नंबर 1 ब्यूटी है। इन पे उस बंदे की तरफ देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वो जो बंदा होता है वो यहाँ पे पते की बात करता है और कहता है अरे वैसे मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, मेरे को जरा अपना नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। जबकि लिनफेंग कह रहा होता है कि उसका नाम लिनफेंग है। तो वो लिनफेंग का नाम सुनता है तो वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को देख के लगता है और तुम्हारे जो कपड़े या पहनावा है उसको देख के लगता है जैसे कि तुम यहाँ से तो बिल्कुल नहीं हो, तुम आसपास की भी किसी जगह से नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा दूर से आए हो। और ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ पे सीक्रेट राम में जाने के लिए आए हो और यहाँ पे स्काई पॉइंट के रास्ते से सीक्रेट राम में जाने वाले हो। अगर तुम्हें वाकई में सीक्रेट राम में जाना है तो उसके लिए बेहतर रास्ता यही होगा कि तुम टियांची ज़ू से जाओ। टियांची ज़ू से जाने का जो रास्ता है जो कि सीक्रेट राम है, वो टियांची ज़ू का रास्ता है, वो डायरेक्ट सीक्रेट मतलब राम में जाता है। टियांची ज़ू के जितने भी लोग हैं वो पब्लिकली सिलेक्ट करेंगे उन लोगों को जो कि वाकई में सीक्रेट राम में जाने के लायक है, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ को परख के और उनकी स्ट्रेंथ को देख के कि वो वाकई में लायक है या फिर नहीं। सीक्रेट राम में जाने के लिए उनको ट्राई करने को दिया जाता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे दिखाओ और अगर तुम वाकई में लायक हो तो जाओ। और बात करें मेरी स्ट्रेंथ की तो हाँ मैं इतना कैपेबल हूँ, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं सीक्रेट राम में जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा देने का, यानी कि उस स्ट्रेंथ को वो जो टेस्ट है उसको पास करने का। दिन पे कह रहा होता है जरा मेरे को बताओगे कि आखिर टियांची ज़ू मतलब टियांची राम जो है ये बढ़िया जगह क्यों है, यहाँ पे से हम सीक्रेट राम में कैसे जा सकते हैं और ये रास्ता ठीक क्यों है ये बताओ। क्योंकि वो कह रहा होता है कि लिनफेंग मेरे ख्याल से तुम मेजर इंपीरियल फोर्सेस ऑफ क्वीन डोमेन के बारे में नहीं जानते, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे सही से समझाता हूँ और सही चीजों के बारे में बताता हूँ। क्वीन डोमेन के अंदर होता ये है कि आधे से ज्यादा टेरिटरीज जो है वो मीडियम ग्रेड के जो एम्पायर है उन पे वो राज करती है और उससे जो पावरफुल फोर्सेज है वो यहाँ पे मीडियम ग्रेड की जितनी भी फोर्सेज वगैरह है उन पे राज करती है, यानी हाई लो पे और लो वाली सबसे मतलब कमजोर जो टेरिटरीज वगैरह होती है उन पे राज करती है। और वो एग्जाम्पल के लिए बताता है ईसी एम्पायर, सैंडो एम्पायर और बहुत सारे एम्पायर के नाम बताता है और कहता है कि ये सारे एम्पायर हैं। और फिर हमारा टियांची ज़ू है, जो टियांची एम्पायर आता है, ये हमारा जो टियांची एम्पायर है ये बाकी की जितनी भी फोर्सेज है उनसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसकी जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से बाकियों पे राज करता है। वो सारी चीजों के बारे में जो होता है हाँ हमको हमारे लिनफेंग को बता रहा होता है और वो सभी लोग आगे जो होते हैं स्काई पॉइंट के रास्ते जा रहे होते हैं, हो सकते हो टियांची एम्पायर के रास्ते जा रहे होते हैं।
टियानची एम्पायर और वो लड़की जिसका नाम टियानची ज़ू है, इसमें आपको शायद कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं यहाँ पे टियानची एम्पायर को स्काई पॉइंट एम्पायर ही कहूँगा, क्योंकि शायद से वो स्काई पॉइंट एम्पायर ही कहना चाहता है, पर ट्रांसलेशन में गलती की वजह से वो टियानची ज़ू का जो लड़की का नाम है वो यहाँ पे एम्पायर के नाम में बदल चुका है। तो लिनफेंग और लिनफेंग की टीम और उसके जितने भी नए नए दोस्त होते हैं वो सभी निकल पड़ते हैं स्काई पॉइंट एम्पायर के रास्ते। और उससे हमारा हांगफू बता रहा होता है कि यहाँ पे जो कंपटीशन होने वाला है उस कंपटीशन में भाग लेने की वजह से अगर आप उसको जीतते हो तो आप लोग सीक्रेट राम में अंदर जा सकते हो, और यहाँ पे अगर आप किसी एम्पायर को रिप्रेजेंट करते हो फिर तो और भी ज़्यादा बेहतर है। आपको यहाँ पे जो मतलब सीक्रेट राम के अंदर जो ट्रेजर मिलेगा अगर आप उसको पा लेते हो तो वो आपका हो जाएगा, क्योंकि उस ट्रेजर कोई जो है यहाँ पे कोई कीमत नहीं है। यानी जो स्काई पॉइंट एम्पायर है वो तो पहले से उसके पास बहुत सारे ट्रेजर, अगर आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेजर हासिल होता है तो उसको आपसे छीना नहीं जाएगा। कोई भी अगर बहुत ज़्यादा खास ट्रेजर भी लग जाता है तो वो आपका ही होगा। हमारे स्काई पॉइंट एम्पायर में कोई भी आपसे वो हैंड ओवर करने की कोशिश नहीं करेगा। बट जो ट्रेजर आपको सीक्रेट राम से मिल सकता है वो मतलब जो भी आपके पास होगा, जो आप सीक्रेट राम से लेके आओगे, वो उस ट्रेजर का इस्तेमाल आप लोग हमारे स्काई पॉइंट एम्पायर में नहीं कर पाओगे। वो लोग जो होते हैं अपने जो स्काई पॉइंट एम्पायर होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि स्काई पॉइंट एम्पायर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा एम्पायर है, ये बस ये चाहता है और कुछ नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बने और अपने एम्पायर को भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाए। आपको जो भी सीक्रेट राम में अंदर जाके जितनी भी ट्रेजर ऑब्टेन होंगे तो वो आपसे छीने नहीं जाएंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि लिनफेंग भी कह रहा होता है कि इनका जो स्काई पॉइंट एम्पायर है तो बहुत ज़्यादा मस्त है, मतलब ऐसा नहीं कहता, वो कह रहा होता है कि टियानची एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा अलग ही है। तो स्काई पॉइंट एम्पायर के बारे में कह रहा होता है, और जो वो साथी रहता है लिनफेंग का, यानी कि हाँ, वो कह रहा होता है कि हमारा जो स्काई पॉइंट एम्पायर है वो तुम्हारा वेलकम करता है, और क्योंकि अब तुम हमारे जो स्काई पॉइंट एम्पायर में आ चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम स्काई पॉइंट एम्पायर के एक सदस्य हो, या मतलब कह सकते हो कि स्काई पॉइंट एम्पायर की तरफ से हो। तो तुम लोग यहाँ पे स्काई पॉइंट एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर तुम कंपटीशन में भाग लेते हो और सीक्रेट ड्रामा के अंदर जाते हो, यानी कि तुम स्काई पॉइंट एम्पायर की तरफ से जा रहे हो, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो स्काई पॉइंट एम्पायर है वो तुम्हारा पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। तो साथ ही अगर तुम्हें कोई ट्रेजर ऑब्टेन होता है तो वो तुम्हारा ही रहेगा और कोई उससे छीनेगा नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पे टियानची ज़ू मतलब स्काई पॉइंट एम्पायर के अंदर आ चुके हो। तो तुम्हें यहाँ पे हमारे जो स्काई पॉइंट है उसकी यहाँ पे पूरी तरह से मदद करनी है और उसको रिप्रेजेंट करना है हर कॉम्पिटिशन में, जो भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है, जिससे आप अपने स्काई पॉइंट एम्पायर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसमें बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी, ना तो अपना जो पूरा स्काई पॉइंट एम्पायर है उसको यहाँ पे धोखा देना है। अगर तुम अपने स्काई पॉइंट एम्पायर को धोखा देते हो और उससे गद्दारी करते हो तो तुम्हें उसी जगह पे मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हें गद्दारी नहीं करनी, वरना तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, वो भी टियानची स्काई पॉइंट एम्पायर के द्वारा। लिनफेंग कह रहा होता है कि यहाँ पे लिनफेंग कह रहा होता है कि यहाँ पे स्काई पॉइंट एम्पायर को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे सीक्रेट राम के अंदर जाना ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। मैंने सोचा था ये बिल्कुल इजी होगा, बट ऐसा नहीं है। वो बंदा जो होता है लिनफेंग बताते हुए जा रहा होता है और कहता है कि टियानची ज़ू को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तुम्हें यहाँ पे एक टेस्ट को देना होगा। जैसे तुम टियानची जो एम्पायर है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे एक काम करना होगा कि तुम्हें यहाँ पे एक टेस्ट देना होगा या कॉम्पिटिशन होगा, उसमें हिस्सा देना होगा, जिससे पता चले कि तुम यहाँ पे स्काई पॉइंट एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें जो होता है हमारा हांगफू लिनफेंग को बता रहा होता है और कहता है कि चलो मैं अपनी वाइफ को देख के आता हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है कि वो लिनफेंग सवाल करता है और कहता है कि ये लिनफेंग, हमारे कंधे पे ये कौन सा डीमन बीस्ट है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। लिनफेंग मुस्कुराता है और साथ ही जो मैंकिंग होती है वो भी मुस्कुराती है, और वो भी भले ही डीमन बीस्ट में हो। और लिनफेंग कहता है कि नहीं, ये मेरी वाइफ है, कोई डीमन बीस्ट नहीं। जबकि फिर से जो होता है हमको अपनी वाइफ की बढ़ाइयाँ करने लगता है और कहता है कि अभी मेरी वाइफ बहुत सुंदर है, जबकि लिनफेंग कहता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इसी के साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं 482 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था जो लिनफेंग होता है वो कहता है कि नहीं तुम गलत हो, मेरी जो वाइफ है वो तुम्हारी वाइफ से भी ज्यादा सुंदर है। जो बंदा रहता है वो कह रहा होता है कि हाँ, माना कि तुम अपनी वाइफ को सुंदर कह रहे हो, भले वो डीमन फॉर्म में, अगर ह्यूमन फॉर्म में हो तब भी वो इतनी सुंदर नहीं होगी जितनी टियानची ज़ू है, क्योंकि वो यहाँ की सेट है सही, यानी कि स्काई पॉइंट की सेट है, यानी नंबर 1 ब्यूटी। तो तुम्हारी जो ये डीमन फॉक्स है इसको अपनी सुंदर वाइफ कहना बंद कर दो, क्योंकि टियानची ज़ू के सामने वो कुछ भी नहीं है। जबकि जो हमारा लिनफेंग होता है वो हंसते हुए कहता है चलो देखते हैं तुम्हारी टियानची ज़ू को। इसके बाद वो सभी लोग जो होते हैं वो निकल पड़ते हैं यहाँ पे स्काई पॉइंट के रास्ते की तरफ। वो अंदर कह रहा होता है कि लिनफेंग देखो तुम्हारी आंखों के सामने है स्काई पॉइंट किंगडम। फिर जो हमारा लिनफेंग होता है वो भी देखने लगता है और फिर दिखाते हैं उसी बंदे को जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली अब मैं मेरी फ्यूचर वाइफ टियानची ज़ू से मिलूंगा। वहाँ पे दिखाते हैं बहुत ज्यादा बड़ी लंबी लाइन रहती है, क्योंकि वो लोग किसी कॉम्पिटिशन में तो हिस्सा लेने वाले रहते हैं। हांगफू कहता है कि चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। जो हमारा हांगफू होता है वो सभी लोगों को लेके एक बड़ी सी ऊपर से क्लिप पे आ जाता है। वहाँ पे बहुत सारे कल्टिवेट
कल्टिवेटर होते हैं जो आपस में बात कर रहे रहते हैं, उनके सामने दिखाते एक बंदा होता है जो कि एक मास्टर होता है। वो जो मास्टर होता है वो सभी लोगों को यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक कहता है और मैं तुम्हें यहाँ पे ये चीज देता हूँ, इसके ऊपर तुम्हें अपने नाम को लिखना होगा। हांग फू कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे पास होके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो मास्टर जो होता है वो लिन फेंग को देखता है और समझ जाता है और कहता है कि लगता नहीं कि तुम यहाँ स्काई पॉइंट एम्पायर से हो। जबकि लिन फेंग भी कह देता है कि हाँ वो यहाँ से नहीं है, वो किसी छोटी सी कंट्री से आया है। और वो जो बंदा रहता है वो लिन फेंग से ये भी कहता है कि देखो एक बार फिर से थोड़ा ध्यान से सोच लो, अगर तुम इस पे अपना नाम को लिख देते हो इसका मतलब ये है कि तुम हमारे स्काई पॉइंट एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहे हो और यहाँ पे इस सीक्रेट राउंड में जाने वाले हो। और जब किसी के पास ये जेड होता है या फिर बोल सकते हो ये चीज़ जिस पे हमारा लिन फेंग अपना नाम लिखेगा, ये जिसके पास भी होता है तो वो एक तरह का मेंबर बन जाता है, मतलब स्काई पॉइंट एम्पायर का। यानी कि लिन फेंग यहाँ पे इसके ऊपर अपने नाम को लिखता है, मतलब एक तरह से मेंबर ही आप कह सकते हो। अगर लिन फेंग यहाँ पे कोई भी गद्दारी करता है स्काई पॉइंट एम्पायर से तो इसका मतलब होगा कि उसे यहाँ पे एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। तो जो वो बंदा रहता है वो लिन फेंग को वार्न तो कर देता है और साथ ही जो लिन फेंग होता है वो कह रहा होता है कि सीनियर आपका शुक्रिया मेरे को चीज़ें बताने के लिए, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। फिर जो हमारा लिन फेंग होता है वो टैंग यू से पूछता है कि टैंग यू चलो तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने वाली हो। टैंग यू मुझे लगता है कि तुम भी इस कंपटीशन को ज्वाइन करो और इस कंपटीशन में भाग लो। टैंग यू यहाँ पे लिन फेंग से कहती है कि हाँ वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई भी यहाँ पे मेरे को ब्लेम नहीं करेगा इसमें कंपटीशन में हिस्सा लेते हो तो। फिर जब वो मास्टर या बंदा रहता है वो यहाँ पे सभी लोगों से वो बता जाता है और कह रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना है कि तुम्हें यहाँ पे मेरी तरफ से यहाँ पे 3 दिन दिए जाएंगे। 3 दिन के अंदर तुम्हें जितनी माउंटेन को घूमना है या कुछ भी करना है तुम जो चाहे वो करो, मेरे को मतलब नहीं। पर तो 3 दिन के होने के बाद जो लोग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो लोग इसी जगह पे इकट्ठा हो जाए और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी वो स्टार्ट होगी। इसके बाद हमको दिखाया जाता है वो जो जगह होती है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बिल्कुल नहीं होती, खैर छोड़ो, वहाँ दिखाते हैं कि बहुत सारी माउंटेन होती है। लिन फेंग कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन है जो कि पूरी तरह से खुली हुई है और बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन है। वहीं पे एक पूल होता है तो लिन फेंग कह रहा होता है ये तो हेवनली पूल है करके, वो ऐसे कुछ कहता है। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और यहाँ पे पूरी जगह बर्फ में तो मतलब पूरी तरह ढकी हुई है और यहाँ पे वो जो पानी है बिल्कुल गर्म है, ऐसा लग रहा है इस पे किसी भी तरह की यहाँ पे बर्फ जमी नहीं है, यानी कि वो पानी बिल्कुल गर्म का गर्म रखा है। ऐसी ठंडी जगह पे ऐसा भाप वाला पानी जिसमें से भाप निकल रहा हो, यहाँ पे पूरा जो माहौल है उसको और भी ज्यादा सुंदर बनाता है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और नंबर 1 ब्यूटी करके किसी का कोई नाम बुलाता है कि नंबर 1 ब्यूटी आ चुकी है और वो लोग हमारी ट्यान चीजों के बारे में बात कर रहे रहते हैं और यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो वो रही ट्यान चीजू जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, नंबर 1 ब्यूटी है, सेट है पूरी स्काई पॉइंट एम्पायर की, जो कि अपने यानवुर लेम के 9th लेवल की पीक पे पहुंच चुकी है और हो सकता है कि आगे फ्यूचर में बहुत जल्दी टियानवुर आर्म को भी अचीव कर ले। तो यहाँ पे एक लड़के को दिखाते हैं जिसकी लाल टपक रही होती है, वो कह रहा होता है कि मन में कि यार काश एक बार मेरी इस लड़की से शादी हो जाए तो मेरी जो होगी वो लाइफ सेट हो जाएगी। फिर दिखाते हैं ट्यान चीजों को जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। सभी लड़के उसी की तरफ देख रहे होते हैं और उसका नाम पुकार रहते हैं और कहते हैं कि ट्यान चीजू नंबर 1 से इट इज। और हमारा जो हांग फू जो कि किसी से कम है क्या, वो भी यहाँ पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि ट्यान चीजू तुम मेरी हो, तुम मेरे साथ ही शादी करना। सबसे ज़्यादा जो हमारा हांग फू होता है वही चिल्ला रहा होता है। लिन फेंग भी देखता है और सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह का लड़का है, ये यहाँ पे कितनी ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा है। इस इंसान को तो पता ही नहीं कि इसने बाकी कल्टीवेटर जिनको भी यहाँ पे ट्यान चीजू पसंद है उनका यहाँ पे अटेंशन ग्रैब कर लिया है। जबकि जितने भी लोग ट्यान चीजू करके चिल्ला रहे होते हैं वो सभी लोग शांत हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। जबकि हमारा हांग फू जो कि भाई सबको इग्नोर कर देता है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, लिन फेंग को यहाँ पे आगे गुजर जाता है और लिन फेंग भी उसको साइड में हट जाता है जिससे वो बंदा उसे टकराए ना। वो बहुत तेजी के साथ गुजर जाता है जबकि जो लिन फेंग और सभी लोग होते हैं बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लिन फेंग के सामने जब वो बंदा भागते हुए जाता है तो लिन फेंग सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसा बंदा है, इतना प्यारा पागल हो चुका है कि अपने आसपास की सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा कि यहाँ पे सारे लोग उसको मारने पड़े हुए हैं। जबकि जो नॉर्मल पब्लिक रहती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है और कहती है उस कमीने की हिम्मत तो देखो कैसे वो यहाँ पे सारे लोगों के सामने यहाँ पे चिल्ला रहा है कि ट्यान चीजू उससे वो शादी करे। आखिर इस कमीने की यहाँ पे हिम्मत कैसे हो रही है। चलो यहाँ पे सभी लोग मिलकर इसको पीटते हैं और यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा पीटेंगे। जो ट्यान चीजू रहती है जो कि ऊपर से सब कुछ देख रही रहती है, वो बहुत ज्यादा ऊपर रहती है तो देख रही रहती है कि क्या चल रहा है। जहाँ पे जो वो रहता है हांग फू चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि ट्यान चीजू तुम मेरी हो। और भाई साहब सही में ये बंदा बहुत ज्यादा पागल हो जाता है ट्यान चीजू के लिए। और ट्यान चीजू जब उसकी तरफ देखते हो तो बंदा होता है वो यहाँ पे अपने दांत दिखाते हुए हंसते हुए कह रहा होता है कि सच में यार आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी फ्यूचर वाइफ ने मेरी तरफ देखा जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि फ्यूचर वाइफ जो होती है वो अभी भी से बहुत ज्यादा दूर होती है।
जबकि जो हमारा लिन फेंग होता है उस बंदे का जोश और उसका एहसास देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि ये बंदा सच में पागल हो चुका है। इसको आसपास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर इसको पता चले कि सारे लोग इसको मारने के पीछे हैं और यहाँ पे अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करे तो ये बंदा तो डर के ही मर जाएगा। इसको पता नहीं कि बहुत सारे कल्टिवेटर हैं जो कि इसको मारना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इसके राइवल हैं। एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि हांग फू चोंग, क्या तू पागल हो चुका है? क्या तू दिमाग से पैदल है? क्या तेरे को समझ नहीं आती? क्या क्या कुछ भी अपने मन से बना रहा है? क्या तू अपने वाइफ कह रहा है उसको? क्या तेरे अंदर दिमाग भी है? क्या तेरे को पता नहीं कि वो तेरी भला वाइफ कैसे हो सकती है? वो तो तेरे को यहाँ पे जानती तक नहीं है और तू ऊपर से यहाँ पे सबके सामने इतने एक्सट्रीम लेवल पे चिल्लाते हुए कह रहा है कि क्या चीज़ हो, तो मेरी वाइफ हो और ऐसे करके चिल्ला रहे हो। कि जो टैंगी होती है वो भी सोच रही होती है कि इस लड़के को बहुत ज़्यादा प्राउड है खुद पे। फिर जो हमारी टैंगी रहती है वो लिन फेंग की तरफ देखते हुए लिन फेंग से पूछती है और कहती है कि लिन फेंग, क्या मैं जानना चाहती हूँ कि वाकई में तुम्हारी जो वाइफ यानी कि वो फाग्स डिमांड है जो कि जब ह्यूमन फॉर्म में आएगी, मतलब सच में वो इतनी ज़्यादा सुंदर होगी कि वो यहाँ पे क्या चीज़ हो जो कि वो लड़की है उसको भी यहाँ पे टक्कर दे सकती है, मतलब सुंदरता के मामले में। तो लिन फेंग कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। हाँ ये बात सच है, जब मेरी जो मैंग है वो यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म लेगी तो सभी लोग हैरान हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो मैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसकी जो ब्यूटी है उसके बारे में तो क्या ही बोलना। भले ही जो टियान चिज़ू है वो यहाँ पे कितनी सुंदर क्यों ना हो पर वो मैंकिंग का ब्यूटी में सामना तो नहीं कर सकती। लिन फेंग कह रहा होता है कि सच में मैंकिंग तो मेरे लिए एक स्नो फेरी ही हो। और लिन फेंग मैंकिंग की इतनी ज़्यादा तारीफ करता है कि भाई साहब इतनी तो मैंने एक्सप्लेनेशन में नहीं बताई, उससे ज़्यादा ही उसने तारीफ कर दी होती है। जो टैंगी होती है वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है। उसकी शक्ल से ही पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है क्योंकि लिन फेंग ने जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी होती है मैंकिंग की। मैंकिंग कह रही होती है कि मैंने अभी तक ज़ू लिंगलोंग की पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म नहीं देखी। क्या वाकई में लिन फेंग इतनी ज़्यादा इसकी तारीफ कर रहा है? क्या ये वाकई में इतनी ज़्यादा सुंदर है? मेरे को सच में इस मैंकिंग से बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। फिर जो हमारा लिन फेंग होता है मैंकिंग से कहता है कि मैंकिंग मेरे को पता है कि तुम यहाँ पे एक स्नो फेरी हो, स्नो फेरी को स्नोई जगह में तो होना चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें माउंटेन के टॉप पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे जाके तुम अच्छे से व्यू को देख सकती हो। स्नोई माउंटेन का टॉप ही सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेस रहेगा तुम्हारे लिए। लिन फेंग जो होता है वो सभी के सामने से उड़ता हुआ सीधे उस माउंटेन की तरफ जा रहा होता है जिस माउंटेन पे जो होती है वो लड़की होती है यानी कि टियान चिज़ू। क्योंकि जो वो माउंटेन पे जो वो लड़की यानी टियान चिज़ू है वो एक सेटेस है और बहुत ज्यादा टॉप की नंबर 1 ब्यूटी है, तो उसके पास जाने का किसी को अलाउ मतलब होता नहीं है। तो इस वजह से जो बंदे होते हैं आसपास को चिल्ला रहे होते हैं कि हे इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई है, देखो वो सीधा उस लड़की यानी हमारी सेटस के पास जा रहा है यानी टियान चिज़ू के पास, इसकी लड़की हिम्मत कैसे हो रही है। तो उस बंदे को जाती है गलतफहमी, उसे लगता है वो टियान चिज़ू से मिलने के लिए और कुछ गलत काम करने के लिए जा रहा हो सकता है वो टियान चिज़ू पे हमला करने के लिए जा रहा हो। तो यही सोच के साथ वो बंदा आगे बढ़ता है लिन फेंग को रोकने के लिए और उसके ऊपर हमला करता है। उसके सीधे इंटेंशन तो लिन फेंग को मारने के होते हैं। तो लिन फेंग उसके किलिंग इंटेंट को नोटिस करता है और समझ जाता है कि वो उसको मारना चाहता है, तो लिन फेंग भी अब उसको ही मार डालता है। दिखाते हैं लिन फेंग उसको मारता है तो एक ही बार में बंदा नीचे मर के गिर जाता है और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तब तक 83 में ना चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि जो लिन फेंग होता है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है कहाँ पे, उस लड़की की तरफ, यानी कि उसी लड़की पे जहाँ पे वो बढ़िया व्यू आ रहा होता है, जिससे वो मतलब मैंकिंग को वहाँ पे ले जाए और मैंकिंग जो है वो बढ़िया से व्यू देख सके क्योंकि वो वैसे भी एक स्नो फेरी है। और देखने वाले लोगों को गलत फहमी हो रही होती है और एक बंदा कह रहा होता है कि जरा देखो वो लड़का भी वहाँ पे जा रहा है, लगता है कि वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जा रहा है, यानी कि जो हमारे स्नो पॉन्ड की फेरी है बोल सकते हो, प्रिंसेस है, उसको यहाँ पे इम्प्रेस करने के लिए जा रहा है जिससे वो उसके अटेंशन को ग्रैब कर सके। पर इस लड़के को क्या लगता है कि ये वाकई में हमारी प्रिंसेस के अटेंशन को ग्रैब कर लेगा? नहीं, बिल्कुल भी इस लायक है ही नहीं। जबकि जो लिन फेंग होता है वो वहाँ पे जाता है, लिन फेंग वहीं पे उसी जगह पे खड़ा होता है, जबकि जो वो मतलब सेटस रहती है स्काई पॉन्ड की वो कह रही होती है कि हे आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और अगर तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो तो चुपचाप से नीचे चले जाओ, इतनी मेरे को खुशी होगी। क्योंकि लिन फेंग जो होता है वो कह रहा होता है ये लड़की तो वाकई बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ये लड़की को बहुत ज्यादा एरोगेंस चढ़ रहा है, इसको पता नहीं कि यहाँ पे सभी कल्टीवेटर है, इससे भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, अगर सभी लोग मिल जाए तो ये भी कुछ नहीं है उनके सामने। जबकि जो हमारा लिन फेंग होता है जो कि उस बढ़िया से व्यू को देखने के लिए आया होता है वो तो वहीं पे नीचे की तरफ बैठ जाता है क्योंकि उसे तो व्यू देखना था, ना कि वो लड़की के पास आया था। जबकि वो जो लड़की जिसका नाम टियान चिज़ू रहता है वो लिन फेंग की तरफ देखती है और सोच रही होती है ये लड़का मेरे को लगाता है ये बाकियों की तरह है और मेरी तरफ आते ही लाल टपकाने लग जाएगा और मेरी तरफ आगे बड़े ही रिएक्शन देगा। और इस लड़के को देखो तो ये कितना ज्यादा शांत है, ऐसा लग रहा है जैसे इसने मेरे को यहाँ पे इग्नोर कर दिया है। मैंने अभी तक उसके चेहरे पे एक भी इमोशन फील नहीं की है जो कि एक सुंदर लड़की को देखने के बाद एक लड़के के चेहरे पे आते हैं। ये लड़के ने मेरे को यहाँ पे इग्नोर कर दिया और ऊपर से मुझे लगता है कि ये जो लड़का है ये बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग है। पता नहीं लिन फेंग यहाँ पे एक बात करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पे मैरी कैसे कर सकता हूँ, जबकि जो लड़की होती है बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैरी। थोड़ी देर पहले ये लड़के यहाँ पे ये सोच रहा था कि ये लड़का बिल्कुल मेरे को इग्नोर कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़का मेरे को इग्नोर कर रहा हो, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। और
यहाँ पे आके चुपचाप से बैठ के व्यू देख रहा है। और जरा देखो अचानक से क्या हुआ, इस लड़के को यहाँ पे मेरे से शादी करनी है। आखिर ये बंदा है क्या है और ये करना क्या चाहता है। और ऊपर से उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि मैं यहाँ पे तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। बोला ऐसा कोई पूछता भी है क्या। तो वो लड़की मुस्कुरा देती है। उसे यहाँ पे ये लगता है कि लिन फेंग सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए आया है, वो बाकी लड़कों की तरह ही है। तो वो भी फिर हंसने लगती है और फिर से अपने एरोगेंस को शो करने लगती है और कहती है कि नहीं, तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है, तुम मेरे को कभी मेरे से शादी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मेरे से शादी करनी है तो तुम्हें जो मेरी स्ट्रेंथ को मेरे से सरपास करने हो, यानी कि मेरे को स्ट्रेंथ के मामले में हराना पड़ेगा। क्योंकि वो लड़की कहती है कि हाँ तुम्हें इतना ही करना है। हमारा जो लिन फेंग होता है वो कह रहा होता है उस लड़की से कि हाँ ये वाकई बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं ये सारी चीज़ें तो कर लूँगा। वो लड़की कहती है एक सेकंड, तुमने क्या कहा, ये सिंपल है। फिर वो लड़की मन में सोचती है और कहती है ये इस कमीने को क्या लगता है, ये यहाँ पे सोच रहा है मेरे से ये इजीली शादी कर लेगा और मेरे से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता है। इसकी कल्टिवेशन देखी नहीं क्या, ये बहुत ज़्यादा पीछे है, मेरी कल्टिवेशन से तो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बात कर रहा है कि मेरे को यहाँ पे पालेगा, यानी कि मेरे से शादी कर लेगा। ऊपर से इस लड़के ने यहाँ पे आके मेरे अटेंशन को ग्रैब किया है। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं 18 की हूँ, अगर तुम यहाँ पे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा मतलब बड़े हुए 2 साल बड़े हुए तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ये भी एक वो है, यानी कि एक रूल है। तो अब बताओ क्या ये सिंपल है, क्या ये बात सिंपल है, क्या तुम अभी मेरे से मैरी करना चाहोगे। जबकि लिन फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। लिन फेंग मन में सोच रहा था है कि यहाँ पे जो हांग फू है वो यहाँ पे 8 लेवल की पीक पे, यानी यान विलियम के 8 लेवल की पीक पे, अगर वो थोड़ा सा और 9th लेवल में भी एंटर कर जाएगा तो हो सकता है वो टियान चीज़ों को हरा सके, यानी इस लड़की को। मुझे उस पर यकीन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा तो वो एक दिन जरूर हरा देगा और शायद टियान चीज़ उससे वो शादी कर लेगा। लिन फेंग यहाँ पे हांग फू के बारे में सोच रहा होता है, इस वजह से वो यहाँ पे टियान चीज़ों को इग्नोर कर रहा होता है। टियान चीज़ों मन में कह रही होती है ये कमीने की हिम्मत तो देखो, ये यहाँ पे अचानक से आ गया, अचानक से आके यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे नज़ारे देख रहा है और मेरे से भी ठीक से बात नहीं कर रहा। ऊपर से ये इतनी तरह सिंपली बात कर रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे इसको मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जो टियान चीज़ होती है वो कहती है कि चलो बताओ अब तुम्हारे यहाँ पे क्या है, क्या तुम वाकई मेरे यहाँ पे अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आए थे, यानी मेरा अटेंशन पाने के लिए। लिन फेंग साफ साफ बता देता है कि वो तो अपने दोस्त के ब्याह पे आया है, ना कि यहाँ पे खुद से आया है, और वो तो यहाँ पे टियान चीज़ों को लाइक भी नहीं करता। लिन फेंग मैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की पसंद है, वो है मैंग किंग। और फिर वो अपनी मैंग किंग के साथ ही मतलब बातें कर रहा होता है। जबकि यहाँ पे जो वो होती है टियान चीज़ों, वो यहाँ पे सब कुछ समझ जाती है और कहती है कि इसकी बातों से लग रहा है, इसकी बातों से यकीन हो रहा है कि इसको मेरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ये बात कर रहा है, जिस वे में ये बात कर रहा है, इसके अंदर के दिल से पता चल रहा है कि इसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर यहाँ पे आया क्यों था। और फिर वो लिन फेंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी जो वो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हें मिस्टिक राम में जाने के लिए तुम्हें ट्रायल टेस्ट को पास करना होगा, जब तुम उसे करोगे तभी जाके तुम मिस्टिक राम के अंदर एंटर कर पाओगे। और मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम मेरे टेस्ट को यहाँ पे पास कैसे करते हो। क्या चीज़ों वहाँ से चली जाती है और कहती है कि देखते हैं कि आखिर तुम्हें कौन सी चीज़ जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरोगेंट बनाती है। ये बंदा कहता है कि उस लड़के ने पता नहीं क्या बोला, टियान चीज़ों वहाँ से चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जैसे कि ओल्ड मास्टर ने कहा था कि 3 दिनों के बाद वो वापस आएंगे। 3 दिन गुजर जाते हैं और लिन फेंग वहीं पे खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि जो 3 दिन थे वो यहाँ पे गुजर चुके हैं और लगता है जैसे चीज़ें शुरू होने वाली है, अब यहाँ पे एक नई शुरुआत होने वाली है। टेंग ये बताती है कि लिन फेंग यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग लोग जो कि आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे टेस्ट का जो वो है वो चालू होने वाला है। जो मास्टर ने कहा था, उस ओल्ड शख्स ने कहा था कि 3 दिन बाद सभी स्ट्रॉन्ग लोगों को वहीं पे आना है जो भी इस बैटल में हिस्सा ले रहे हैं, या बोल सकते हो चैलेंज या ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं। फिर वही बंदा वहाँ पे आता है और कहता है कि स्काई पॉइंट एम्पायर में इतने सारे लोग का यहाँ पे आना और पूरे इस ट्रायल में हिस्सा लेना मेरे को बहुत ज़्यादा खुश करता है और मैं दुआ करूँगा कि तुम सभी लोग यहाँ पे पास हो। और एक स्काई पॉइंट के मेंबर के तौर पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को देख के जो कि यहाँ पे इतने ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेशन के साथ इस टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो सच में मेंबर के तौर पे मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड है। वो बाकी चीज़ जो होते हैं वो उनको एक बोल सकते हो सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम लोग ऐसे एक तरह से शपथ लो कि तुम्हें यहाँ पे अपने एम्पायर के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, यानी अपने एम्पायर को राइज करने के लिए जो तुम्हें करना पड़े वो तुम्हें करना चाहिए। यानी कि बहुत सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लो, अपने एम्पायर को टॉप नंबर और पोजीशन पे लाओ, यानी स्काई पॉइंट एम्पायर के, क्योंकि तुम एक स्काई पॉइंट एम्पायर के मेंबर की तरह हो तो तुम्हें यहाँ पे स्काई पॉइंट एम्पायर के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। ऐसे करके वो सबसे शपथ दिलवा देते हैं और दिखाते, फिर उसके बाद वो कह रहे होते हैं कि देखो ये जो ऑपरेशन करके कह रहे होते हैं, ये जो चीज़ है ये तुम्हें जब हिस्सा तुम इसमें ले रहे हो तो तुम सीक्रेट राम में अंदर जा सकते हो। सीक्रेट राम एक ऐसी जगह है जो कि एक ऐसा लैंड है जहाँ पे तुम्हें ट्रेजर ही ट्रेजर भर के मिलेंगे। जो तुम्हें ट्रेजर मिलता है वो तुम्हारा होगा। वहाँ पे टोटल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी जिससे तुम यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। पर एक बात तुम सभी को याद रखनी है कि अगर तुम्हें यहाँ पे पावर मिलती है, तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते हो, तुम्हारी मुसीबतें भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्गर बनोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी मुश्किलें बढ़ेगी। ये मत एक्सपेक्ट करना कि तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बनने से तुम्हारे पास सब कुछ होगा। और जब तुम इस ट्रायल में हिस्सा लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा लकी डिसाइड करेगा कि तुम जिंदा रहते हो या फिर मरते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे मरने के चांसेस ज्यादा है और जीने के चांसेस बहुत कम। क्योंकि एक बंदा कह रहा होता है कि क्या वाकई में सीनियर क्या ऐसा ही है क्या, अगर यहाँ पे हमें बढ़िया जितने अच्छे ट्रेजर मिलेंगे उतना ज्यादा हमें खतरों का सामना करना पड़ेगा, ये तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है। जो सीनियर होते हैं वो सभी को बता रहे होते हैं कि बहुत सारे एम्पायर से और कुछ एम्पायर से यहाँ पे बहुत सी फोर्सेस जा रही है इसी सीक्रेट राम में अंदर। फिर वो यहाँ पे बहुत से फोर्सेस का नाम लेते हैं जो कि मैं नहीं लेने वाला, वो तो सीक्रेट राम में अंदर जाने के बाद आप सभी लोग देख लोगे कि कितनी फोर्सेस आती है और यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। सीनियर सभी को बता रहे होते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं जो कि उसी सीक्रेट राम में अंदर जाएंगे और वहाँ पे जितने भी ट्रेजर होंगे वो वहाँ पे छीनेंगे। अगर तुम लोगों को वो ट्रेजर मिलते तो हो सकता है वो लोग तुमसे भी झगड़े और तुम्हें मार के वो ट्रेजर छीन ले, तो वहाँ पे हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें संभल के सब कुछ ठीक से करना होगा। तो जो पूरे एम्पायर की फोर्सेस यहाँ पे उस सीक्रेट राम के अंदर जा रही है तो वहाँ का माहौल तुम इमेजिन कर सकते हो कि अगर तुम्हें वहाँ पे एक ट्रेजर मिलता है पर अगर तुम्हारे सामने कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है जो कि उसी फोर्स से रिलेटेड है, अगर वो बंदे की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी तो वो तुम्हें मार के वो तुम्हारे पास वो ट्रेजर को यहाँ पे छीन लेगा। तो तुम इमेजिन कर लो कि वहाँ का जो सीन है वो कितना ज्यादा भयानक होने वाला है। जबकि एक बंदा कह रहा होता है उसी ग्रुप में से कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये तो हमको मिल गई है जिससे हम अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, पर ये अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा खतरनाक और डेंजर है। अगर यहाँ पे हमें कोई अच्छा ट्रेजर मिलता है तो वो जो चीजें हैं यानी एक अच्छा ट्रेजर हमें मिलता है तो वो फोर्सेस भी हमसे छीन लेगी। अगर वो जो एम्पायर फोर्स है वो उसी मतलब सीक्रेट राम में अंदर जाती है तो वो हमें मार के वो छीन लेगी। ये तो बहुत ज्यादा मुसीबत की बात है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये एवेंजर 4 में कि लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे जो एक बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो वो लोग भी जो है अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, फिर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और ये पूरी तरह से एक डेंजर से भरा हुआ होगा, एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे लोगों को बस ट्रेजर चाहिए और वो सामने वाले को देखेंगे नहीं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिखाएंगे। हम माना कि ये अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ज्यादा मस्त है और इससे हम कुछ भी ट्रेजर को यहाँ पे हासिल कर सकते हैं, पर सामने वाला बंदा हमको मार के हमसे छीन भी सकता है अगर वो हमसे स्ट्रांग है तो। कि वही ओल्ड मास्टर कह रहे होते हैं कि इसी वजह से जो टियांची उन्होंने यहाँ पे 8 लोगों को ही भेजा है उस सीक्रेट राम में जिससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है और क्या खतरों का उन्हें सामना करना पड़ता है वो तो उनके फेट पे डिपेंड करता है कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है। यान विलियम के 7th लेवल के बंदे और उससे मतलब यान विलियम के 7th लेवल से हायर के बंदे जो कि इस मतलब हिस्सा ले रहे हैं इसमें, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बार जरूर ट्राई करके देखो। हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत चमक जाए और तुम बहुत ज्यादा फ्यूचर में स्ट्रांग बनो और तुम बहुत ज्यादा राइज करो। और मैं पहले ही उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस ट्रायल में हिस्सा नहीं ले रहे तो वो ना ही ले तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर तुम लोगों के पास स्ट्रेंथ नहीं है तो इसमें हिस्सा बिल्कुल मत लेना। और अगर तुम लोगों को फिर भी लगता है कि तुम इस ट्रायल में जाके जीत सकते हो और तुम्हारे पास कोई चांस है जीतने का तो हाँ तुम बिल्कुल ले सकते हो, तुम्हें बिल्कुल ही मना नहीं है, पर तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए कि यहाँ पे तुम मर भी सकते हो। तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन का सामना करना पड़ सकता है, सॉरी कल्टिवेटर का सामना करना पड़ सकता है, तो तुम अपने मन से सोचो, वरना तो तुम ले सकते हो चाहो तो। अगर तुम तो ये लोग कह रहे होते हैं क्या वाकई में ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि एक बंदा कह रहा होता है कि हाँ अगर यहाँ पे कोई ट्यानवुराम कोई पर्सन होगा वो भी इस जगह पे हिस्सा लेता है तो भी हो सकता है उसके 90% चांस है कि वो मारा जाएगा। ये तो हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे जाने के बाद यानी सीक्रेट राम में अंदर जाने के बाद जिएंगे या फिर मरेंगे। ये ओल्ड मास्टर कह रहे होते हैं कि वैसे तो बात ये है कि ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लोगों को अंदर जाने का मौका दिया जाए, पर जो स्काई पॉइंट एम्पायर है उसने यहाँ पे सोचा है कि जो लोगों को यहाँ पे ट्राई देना है और अपने मतलब स्काई पॉइंट का नाम रोशन करना है और जो कल्टिवेटर बहुत ज्यादा कमजोर है या फिर बहुत ज्यादा कल्टिवेशन उसकी वीक है, अगर वो फिर भी यहाँ पे ट्राई देना चाहता है तो हाँ वो दे सकता है। अब वो तो उस पर डिपेंड है क्या वो वाकई में मरने को तैयार है या फिर उसे वाकई में लगता है कि वो ये कर सकता है और उसे ट्राई देना है तो वो ट्राई दे सकता है। चलो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जो भी यहाँ पे पार्ट लेना चाहते हो यानी हिस्सा बनना चाहते हो इसका, वो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से मेरे बहुत ज्यादा करीब आ जाए, यानी कि यहाँ पे खड़े हो जाए थोड़ा क्लोज आके। जो लोग इस ट्रायल में हिस्सा लेना चाहते हैं वहाँ पे दिखाते हैं आधे से ज्यादा कल्टिवेटर आ जाते हैं, 8 से भी ज्यादा आ जाते हैं और उन लोगों को यहाँ पे ट्रायल में हिस्सा लेना होता है। क्योंकि हमारा लिन फेंग सभी चीजों को नोटिस कर रहा होता है और कहता है कि इसमें से ज्यादातर लोग यहाँ पे यान विलियम के 7th लेवल से तो ऊपर है, इसमें से कोई भी नीचे का नहीं है, यानी यान विलियम के 7th लेवल से कोई भी नीचे का नहीं है, सभी ऊपर के हैं। ऐसा लगता है जैसे इन सभी ने यहाँ पे बड़ी गौर के साथ यहाँ पे ओल्ड मास्टर की बात को सुना है और तभी इन लोगों ने अपना कदम को आगे बढ़ाते हुए इस ट्रायल में हिस्सा लिया है। जो कमजोर है उन्होंने पहले ही अपने कदम को पीछे हटा लिया है क्योंकि उन्हें पता है कि वो जीत नहीं पाएंगे। और मैं साथ साथ ये भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल बंदे भी है, यानी कि एक बंदा तो यान विलियम के 9th लेवल पे है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट यही सारी चीजों को नोटिस कर रहा होता है, जबकि एक पागल बंदा जो कि यहाँ पे प्यार में पूरी तरह से खो चुका है, मतलब जो कि अपने आसपास किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ उसी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, वो होती है टियांची ज़ू से वो कैसे यहाँ पे शादी कर सकता है, कैसे वो दोनों इकट्ठे यहाँ पे ट्रायल टेस्ट को पास करेंगे और फिर वो ऐसे करके सपने सजा रहा होता है। कि लिन फेंग
भी उसी बंदे की तरफ देखता है और कहता है कि वाकई में लड़का जो है ये प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि ये आसपास की चीजों की तरफ देख ही नहीं रहा। लिन फेंग उसको छोड़ता है और फिर अपने क्या सोचने लगता है और कहता है कि मेरे ख्याल से मेरे को खुद पे ध्यान देना चाहिए और मेरे को यहाँ पे अपने जो सीक्रेट राम में कुछ भी चीज मिलती है, नहीं कोई प्रेशियस चीज, तो मेरे को उसको हथियाना चाहिए। और ये टेस्ट बिल्कुल भी आसान तो नहीं होने वाला क्योंकि इसमें जितने भी कल्टिवेटर आने वाले हैं ट्रायल टेस्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। ये जो जगह है ये बहुत ज्यादा बड़ी है, स्काई पॉइंट जो जगह है बहुत ज्यादा बड़ी है, ऊपर से यहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी और बहुत ज्यादा मुश्किल भरी भी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे अपने कदम को पीछे हटा लूं और यहाँ से हार मान के चले जाऊं। लिन फेंग कहता है कि मेरे को अर्जेंटली यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके मेरे को अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अपने जितने प्यारे हैं उन सभी को खो दूंगा। ज़ुयू में जितने मेरी आर्मी है, जितने मेरे साथी हैं, साथ ही टैंक यो मैंकिंग, ये सभी जितनी मेरे दोस्त वगैरह हैं वो सभी मारे जाएंगे। एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे वेनरेबल राम में तो पहुंचना होगा, यानी कि वो जुन राम की बात कर रहा होता है। वे कहता है जब मैं यहाँ पे जुन राम को अचीव करूंगा तब जाके मेरी जो पावर होगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब जाके मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कहलाऊंगा और तब जाके कोई नहीं होगा जो कि यहाँ पे मेरी फैमिली को टच करे ना मेरे प्यारों को टच करे। मेरे को लगता है कि जैसे ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस है और फिर डिवाइन पैलेस है और भी जो पावरफुल पैलेसेस हैं उन सभी के पास कोई ना कोई वेनरेबल राम के मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे तो जरूर होंगे, यानी जुन राम के। और फ्यूचर में हो सकता है कि इन सभी पैलेसेस का मेरे को सामना करना पड़े तो मेरे को अपने आप को वेनरेबल राम में तो लाना ही होगा। क्योंकि जब वो ओल्ड बंदा रहता है वो कह रहा होता है कि तो सभी लोग मेरे पीछे देखो, मेरे पीछे यहाँ पे तुम्हारा ट्रायल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। कि एक बंदा कह रहा होता है तो अच्छा, मास्टर का कहने का मतलब ये है कि जो लोग वहाँ सबसे पहले मतलब जो लोग वहाँ पे सबसे पहले ये पहुँचेंगे, यानी कि 100 जो लोग वहाँ पे 100 में जितनी भी नंबर के लोग जो होंगे वो 100 नंबर के अंदर वो सामने उस जगह पे पहुँचेंगे तो वो लोग दूसरे लेवल के लिए बोल सकते हो दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इनफैक्ट कह रहा होता है कि ये लोगों का दिमाग तो बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही अच्छे प्लानिंग कर ली है। इन लोगों को पता है कि जो स्लो लोग हैं यानी कि बहुत ज़्यादा वीक हैं, जो कि मतलब माने कि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है पर अगर वो यहाँ पे स्लो हैं तो वो मारे जाएंगे, तो इस वजह से उनको यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए भी ये राउंड को रखा है, जिससे ये लोग ये देख सके कि कौन ज़्यादा तेज दौड़ता है या बोल सकते हो कौन ज़्यादा तेज है। इससे जो वीक लोग हैं यानी जो बहुत ज़्यादा स्लो हैं वो यहाँ पे हट जाएंगे यानी एलिमिनेट हो जाएंगे। दिखाते जो मास्टर होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं तो अच्छा ठीक है, जैसे कि लगता है कि तुम सभी लोग रेडी हो तो ठीक है, मैं ये ट्रायल को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चलो ठीक है ये शुरू होता है। इसके साथ दिखाते हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने एक जगह के बारे में बताया है। उस जगह पे जितने भी 100 लोग पहुंच जाएंगे, 100 लोग पहुंचने के बाद वो जो बाकी के बचे हुए रहेंगे वो यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और जितने भी 100 लोग जो कि सबसे पहले उस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ मास्टर ने बताया है तो वो सभी लोग दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो सीन ये होता है। वहीं पे दिखाते हैं उन सभी के बीच में हमारी टैंग ये होती है जो कि कह दी है थाउजेंड शैडोज लाइक अ ड्रीम। वो अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करती है जो कि उसकी शैडो टाइप की टेक्निक है, वो शैडोज बनाती है। बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है जो कि इसके बगल में होता है, जबकि वही बंदा दिखाते हैं कह रहा होता है कि मेरे से तो कंपेयर बिल्कुल मत करो क्योंकि टियानची सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसको मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा। फिर वो अपने पीछे से एक स्नीक अटैक चलता है जिसकी वजह से वो सभी लोगों को यहाँ पे आइस में जमा देता है, शायद उसकी पावर आइस की रहती है शायद। एक बंदा कहता है कि तुम यहाँ पे स्नीक अटैक का यूज कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, तो ये कमीना रास्कल है। जबकि वही बंदा जो कि बहुत ज्यादा बेशरम होता है उसको तो किसी चीज से मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ ये पता होता है कि इन चीजों का यूज करके वो टियानची के करीब आ सकता है, तो उसे इस चीजों का यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा मुस्कुराता है और कहता है कि टियानची सिर्फ मेरी है, उसके लिए मेरे को जो करना पड़े मैं वो करूंगा। इसके बाद जो होता है लिन फेंग का सीन दिखाया जाता है। लिन फेंग के सामने एक बंदा होता है जो कि लिन फेंग की तरफ ही पीछे की तरफ मुड़ के हंस रहा होता है। वो बंदा रहता है वो यहाँ पे पीछे की तरफ हमला करता है लिन फेंग की तरफ और लिन फेंग भी उसके हमले को देखता है। लिन फेंग जब अपनी पावर को रिलीज करता है तो दिखाते हैं उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी लिन फेंग की पावर को सह नहीं पाते, जबकि लिन फेंग का अटेंशन तो यहाँ पे उस बंदे के हमले को ब्लॉक करना होता है, पर जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो आसपास के बंदे दूर हट जाते हैं क्योंकि लिन फेंग की पावर ज्यादा रहती है। लिन फेंग की जो शॉर्ट डाओ वेल रहती है उसको वहाँ पे रिलीज करा होता है। वो बंदा कहता है ये शॉर्ट डाओ वेल ये इसकी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे को नहीं लगता इस बंदे का सामना किया जा सकता है। लिन फेंग सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा जो मिस्ट होती है इतनी कोहरा होता है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ नीचे की तरफ उतर रहा होता है, मतलब आ रहा होता है बोल सकते हो। जो कि एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है ये तो हेवनली पाउंड का फ्रोस्ट मिस्ट है। और वो कोहरा ऐसे आप कह सकते हो कि वो जिसके साथ भी टच होगा, जिस इंसान की सॉरी कल्टीवेटर की बॉडी के साथ टच होगा जो कि मतलब बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वो साथ ही उसको जमा देगा, उस कल्टीवेटर को जमा के रख देगा। लिन फेंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। उसके साथ दिखाते हैं कि वो यहाँ पे कहता है सॉर्ड, और इसके साथ दिखाते हैं कि वो यहाँ पे शायद से सॉर्ड की पावर को रिलीज करने वाला होता है या बोल सकते हो अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है। पर यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरानी की बात होती है कि जो लिन फेंग होता है वो यहाँ पे जम जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 485 में तो जो डार्क स्पिरिट के चैप्टर है वो बहुत ज्यादा कम बचे, तो इसी वजह से वीडियोस ज्यादा नहीं आ पा रही है। तो इकट्ठे डार्क स्पिरिट के 20-30 चैप्टर आ जाएंगे
जाएंगे तब मैं ठीक से उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए ये वाले एपिसोड को एंजॉय करो और हो सकता है इस एपिसोड को स्टार्ट करते हो। जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि जो लिन फेंग होता है वो यहाँ पे जमा हुआ होता है बर्फ में, जबकि एक बंदा वहाँ पे दर्शक भी होते हैं। उन्हीं दर्शकों में से, देखने वाले दर्शकों में से एक बंदा कह रहा होता है कि ये तो सब थोड़ी सी मिस्ट थी, पर जरा देखो इस मिस्ट ने यहाँ पे आधे से ज्यादा कल्टीवेटर्स को जमा के रख दिया है। ये मिस्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। भले ही ये मिस्ट जो है वो सभी कल्टीवेटर्स को यहाँ पे जमा के तो नहीं रख सकती, पर फिर भी उस मिस्ट ने यहाँ पे अपना काम कर दिया है, थोड़ी देर के लिए कल्टीवेटर्स को रोक के रख दिया है। हेवनली पॉन्ड का ये जो मिस्ट है ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। हमने इतना सोचा नहीं था, पर ये वाकई में ये मिस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जो हमारी वो रहती है, यानी वो वही लड़की रहती है, यानी कि टियानचिज़ू, वहाँ पे अपियर होती है। तो जितने भी सभी लोग रहते हैं वो कह रहे होते हैं देखने वाले, तो टियानचिज़ू है, जरा देखो तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा लगता है जो मिस्ट है वो उसकी बात मानती हो। तो हेवनली पॉन्ड की स्टेटस है। और ऐसे करके वो सभी लोग, देखने वाले दर्शक, यहाँ पे हमारे टियानचिज़ू के बारे में बहुत सारी बातें करने लगते हैं और बहुत सारी बात करते हैं, जैसे कि वो कितनी ज्यादा सुंदर है, या मतलब स्काई पॉन्ड की स्टेटस है। इसके बारे में जितनी भी चर्चे सुने हैं वो तो कुछ भी नहीं है, तो उससे भी ज्यादा सुंदर है जितने बारे में इसके बारे में हमने सुना है। एक बंदे को दिखाते हैं जो कि अपने जो वो आइस क्रिस्टल रहता है, पता नहीं क्या रहता है, जिसके अंदर वो जम गया होता है, उससे वहां से बाहर निकल के वो आ जाता है और कहता है कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, इसको तोड़ना मेरे लिए चुटकी बराबर था। फिर वो उस चोटी तक पहुंचना है, उस जगह तक पहुंचना है जहाँ पे वो लड़की यानी कि टियानचिज़ू है, और वो उसी की बात कर रहा होता है कि मेरे को उस ब्यूटी तक पहुंचना है। जब मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा मैं यहाँ पे टियानचिज़ू से बात कर पाऊंगा, मेरे को सबसे पहले वहां पे पहुंचना है, जिससे मेरा नाम भी बन जाएगा। बंदा बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हो रहा होता है, जबकि दिखाते हैं अचानक से जो टियानचिज़ू होती है वो कहती है कि इतना सपना देखने भी जरूरी नहीं है, ऐसे सपने देखो मत जो कि पूरे ही नहीं हो सकते। इसके बाद दिखाते बहुत सारी स्नोबॉल टाइप में कुछ होता है, क्योंकि बहुत बड़ा ही स्नोबॉल रहता है, यानी कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा। वो आके उसी बंदे से टकराता है, बहुत ज्यादा पीछे गिर जाता है, क्योंकि एक बंदा सोच रहा होता है कि ये स्नोबॉल का सामना करना, यानी कि इससे पता चलेगा हमारी पोटेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में, कि कैसे हम अपने आने वाले पावरफुल खतरों का सामना कर सकते हैं। जबकि वहाँ पे देखने वाले दर्शक बहुत ज्यादा होते हैं और वो देख रहे होते हैं यहाँ पे सारी चीजों को होते हैं, और बात भी कर रहे होते हैं कि देखो तो जरा वहाँ पे उनके लिए कितनी सारी मतलब ऑब्स्टिकल है, उन सभी को पार करते हुए जो यहाँ पे चोटी के ऊपर पहले पहुंचेगा वो तो यहाँ पे सीडस के साथ बात भी कर सकते हैं, और मतलब उसके नाम, और वो लोग यहाँ पे बात कर रहे रहते हैं कि कैसे वो फर्स्ट राउंड को यहाँ पे मतलब फर्स्ट जो ऑब्स्टिकल है जो कि स्नोबॉल टाइप में, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस ऑब्स्टिकल को पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हमें अगर यहाँ पे इस फ्रोजन जो चीज है, या बोल सकते हो आइस है, अगर इसे बाहर निकलना है तो वो हमें एक सही टाइम पे अपनी एनर्जी को रिलीज करना होगा, तब जाके हम इस आइस से बाहर निकल सकते हैं। और फिर वो ऐसे करके कुछ चीजें बताता है जो कि बहुत ज्यादा डिटेल में होती है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ट्रांसलेशन में दिक्कत है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे ए भाई तू सारा नाम यहाँ पे ट्रांसलेशन पे ले रहा है, तो यहाँ पे मैं सच ही कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे ट्रांसलेशन में सच में बहुत ज्यादा गड़बड़े हैं। वो लोग जो होते हैं वो यही बोल रहे होते हैं कि कैसे वो मतलब आइस से बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई आइस में फंस जाता है, यानी आइस की पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, फ्रोजन बन जाता है, वो कैसे बाहर निकलते हैं, वो यही बारे में बात कर रहे रहते हैं। जबकि लिन फेंग को दिखाते हैं, लिन फेंग भी आइस में जमा हुआ होता है, उसके बाद वो भी यहाँ से बाहर निकल जाता है, और उसके सामने फिर दूसरे ऑब्स्टिकल आते हैं जो कि वही बड़ी सी स्नोबॉल रहती है। और जो हमारे लिन फेंग होता है उन पावर्स को उंगली में रिलीज करते हुए अपनी जो फिंगर होती है उसके स्वॉर्ड की तरह बना लेता है, और स्लाइस करते हुए उस बॉल को 2 टुकड़ों में बांट देता है। टियानचिज़ू हमारे लिन फेंग की तरफ देखती है और कहती है तो वही लड़का है जो हमारे लिन फेंग होता है सबसे आगे तेजी के साथ जा रहा होता है। इसके बाद दिखाते हैं असल में और कोई नहीं बल्कि टियानचिज़ू ही होती है जो कि सबको आने से रोक रही होती है। टियानचिज़ू एक ऑब्स्टिकल की तरह है जिसको यहाँ पे सबको पार करते हुए उसी के साथ मतलब पहाड़ी पे सबसे ऊपर आना होगा। टियानचिज़ू का काम है सबको रोकना, तो वो यहाँ पे फिर से हमारे लिन फेंग के ऊपर स्नोबॉल्स बहुत सारे बना के फेंकती है। जबकि लिन फेंग टियानचिज़ू की तरफ देखता है और कह रहा होता है कि ये लड़की वाकई मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत क्रिएट करी है, बार बार पे और भी ज़्यादा क्रिएट करी है स्नोबॉल्स को। ये मेरे लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रही है। बहुत सारी स्नोबॉल जो रहती है वो लिन फेंग के बहुत ज़्यादा क्लोज आने रहती है। जबकि जो लिन फेंग रहता है वो कहता है कि अब तुम्हें भी मेरे को टेस्ट करना है तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी पावर दिखा दूँ। उसके बाद दिखाते लिन फेंग यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करते हुए कह रहा होता है एंटर द 9 हेवंस, ऐसे करके कुछ कहते हैं। इसके बाद दिखाते जो स्नोबॉल रहती है उसके साथ पता नहीं क्या रहता है, उसके साथ मतलब पिक्चर में ठीक से बताया ही नहीं गया कि स्नोबॉल्स के साथ लिन फेंग करता है क्या है। वो स्नोबॉल पता नहीं वो पीछे हट जाती है या फिर दोबारा से उसका हमला घूम के टियानचिज़ू के पे पड़ता है, या फिर पता नहीं वो स्नोबॉल फट जाती है, पता नहीं क्या होता है। पर जो टियानचिज़ू होती है पहले तो हैरान होती है, लिन फेंग कुछ ना कुछ करता है, फिर टियानचिज़ू हैरान होती है और पीछे की तरफ हट जाती है। टियानचिज़ू कह रही होती है मन में ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपने ऑरा को रिलीज कर रहा है। जब यहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हो सकते हो स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करते हुए इसने मेरे को भी पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है। जबकि दिखाते हैं लिन फेंग के पीछे बहुत सारे कल्टीवेटर आ जाते हैं जो
जो कि टियान चीजों को पसंद करते होते हैं और मैरी करना चाहते होते हैं। फिर वो बंदा कहता है उसी में से कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई भला, यहाँ पे इसने हमारी स्नाइकी पॉइंट की स्टेटस के साथ भला ऐसा करने की जरूरत कैसे की, इसने डिसरिस्पेक्ट किया हमारी स्टेटस की। दूसरा वाला कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसको तो पता भी नहीं है कि सुंदर लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। क्योंकि फिर से वही बंदा कहता है कि चलो चलो जल्दी से इसको घेर लेते हैं और फिर इसको एक सबक सिखाते हैं, दोबारा से कभी गलती करने की भूल ना करेगा। तो दोनों ही लोग यहाँ पे उसे घेर लेते हैं। उसके बाद दिखाते हैं फिर से वो बंदा कहता है कि अब यहाँ पे तुझे एक सबक तो सीखना होगा जिससे तू फ्यूचर में ऐसा कभी दोबारा ना करे। हमारी टियांची जो साइटस है पूरे स्काई पॉइंट के, उनका यहाँ पे रिस्पेक्ट भी ना करे। लिनफेंग मुस्कुराते हुए कहता है हाँ माना कि टियांची तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो, वो तुम्हारे दिल में बसती है, पर उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर तू ऐसी बातें भी कैसे कर सकता है, वो हमारी स्टेटस है, तूने ये बात करने की जरूरत की, अब तेरे को यहाँ पे मरना होगा। लिनफेंग कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पे फाइट तो कर नहीं रहे, अगर तुम लोग मेरे को मारना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा, क्योंकि जो इंसान मेरे को मारना चाहता है वो तो मरता है। क्योंकि येलो हेयर वाला बंदा जो कि लिनफेंग को मारना चाहता होता है वो यहाँ पे सोच रहा होता है, ये समझदार लग रहा है भाई कि आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये लड़का यहाँ पे इतना ज्यादा शांत और इतना ज्यादा कंट्रोल कैसे है, इसकी हार्ट बीट भी नॉर्मल लग रही है, जैसे बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। या तो ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है या फिर कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, या तो फिर वाकई में इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि हम यहाँ पे सब भी एक साथ इकट्ठे मिल जाए फिर भी ये अकेला हम सबको हरा देगा। ये बंदा मतलब समझदार है, इसको पता होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि एक बेवकूफ कहता है कि चलो अभी ज्यादा यहाँ पे बकवास करने की जरूरत नहीं है, इस लड़के को यहीं पे मार डालते हैं। एक बंदा बड़ी तेजी के साथ लिनफेंग के क्लोज आने लगता है और कहता है कि चलो मारते हैं, मतलब लिनफेंग कहता है। वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एक बंदा रोक लेता है और कहता है कि हे तुम कहाँ बढ़ रहे हो, जरा रुको। तो बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद जो वो बंदा रहता है जो कि हमारा हांगफू है, वो उस बंदे से कहता है कि हे तुम्हें पता नहीं क्या, तुम्हें लगता है कोई बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लिनफेंग सिर्फ मेरा एक दोस्त है और मेरा एक भाई जैसा दोस्त है। और बात करें टियांची की तो वो मेरी फ्यूचर वाइफ है, तो उसका लिनफेंग से कोई भी लेना देना नहीं है, ना लिनफेंग उसे लाइक करता है। बंदा वहीं पे फिर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और कहता है हाँ वो मेरी फ्यूचर वाइफ है, टियांची मेरी फ्यूचर वाइफ है, उसका उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे उसको मत मारो। जबकि लिनफेंग कह रहा होता है इसका पागलपना चालू हो चुका है। जो हांगफू होता है वो जो कह रहा होता है फिर बाद में जाके कि जस्ट किडिंग, सभी को मैं मजाक कर रहा था। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और फिर वो कह रहा होता है कि एक सेकंड, मैंने अभी अभी ये क्या बोला, क्या मैंने थोड़ी देर पहले सच में टियांची को फ्यूचर वाइफ कह दिया, वो भी खुद टियांची के सामने। और हमें पता चलता है कि टियांची ने भी ये बात को सुन लिया रहता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि फ्यूचर वाइफ, आखिर कौन है तुम्हारी फ्यूचर वाइफ, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है हंसते हुए कि मेरे को माफ करना, पर हाँ ये बात सच है, भले ही अभी ना तो फ्यूचर में तो तुम मेरी वाइफ बनोगी। टियांची यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि एक बंदा या बोल सकते हो एक मास्टर वहां आता है और कहता है कि जाओ जाओ यहाँ पे शांत हो जाओ। उसके बाद दिखाते हैं ये जो राउंड रहते हैं, यानी फर्स्ट राउंड जो रहता है जिसमें उन्हें माउंटेन में पहुंचना होता है, बहुत सारे मतलब 100 लोग जो होते हैं, जो 100 लोग पहले पहुंच जाएंगे तो वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे दूसरे राउंड के लिए। तो 100 लोग पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद जो मास्टर होते हैं वहां आते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ पे डिसाइड हो गया है, अब नेक्स्ट राउंड यहाँ पे चालू होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं एपिसोड नंबर 486 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली ये लो आ गया एपिसोड। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर में देखा था कि यहाँ पे जो वो बुड्ढा बंदा रहता है वहाँ पे आता है और कहता है कि चलो ठीक है अब यहीं पे ये सब कुछ खत्म करते हैं, फर्स्ट राउंड यहाँ पे ओवर होता है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे 100 लोग पहले पहुंचे थे वो यहाँ पे रुके, बाकी के जितने भी फेल हो चुके हैं वो यहाँ से चले जाए, प्लीज लीव कर ले। जबकि जो लोग हार गए होते हैं वो कह रहे होते हैं अरे यार अब लगता है जैसे मैं यहाँ पे सीक्रेट रैम के अंदर नहीं जा पाऊंगा, मेरे को तो जाना था पर अब मैं नहीं जा पाऊंगा। जबकि जो ओल्ड बंदा रहता है वो यहाँ पे कह रहा रहता है सभी को बताते हुए चलो ठीक है अब लगता है जैसे नेक्स्ट पार्ट जो है वो चालू होने वाला है और वो थोड़ा आसान रहेगा तुम लोगों के लिए। जबकि वो बंदा कह रहा रहता है कि चलो और यहाँ पे तैयारी करते हैं, बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ पे सीक्रेट राउंड में एंट्री लेने वाले हैं, तो तुम लोग रेडी हो जाओ, बाकी के भी जो राउंड है उनको यहाँ पे तुम्हें पास करना होगा। जबकि एक बंदा जो होता है उसे पता नहीं क्या लिनफेंग से गुस्सा आ रही होती है और वो कह रहा होता है कि देखो एवरीवन मेरे को मतलब नहीं, पर ये बंदा पता नहीं कहाँ से आया और इसकी हिम्मत तो देखो कि यहाँ पे ये हेवनली पोल यानी वो बंदा टियांची की बात कर रहा था और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इस लड़के की पता नहीं कहाँ से आया और यहाँ पे टियांची के ऊपर ऐसी बातें कर रहा था। तो ना हम यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा पीट है और मतलब टियांची के सामने इसको पीट पीट के यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दे। साथ ही वो लोग जो होते हैं वो यहाँ पे दूसरे यानी हांगफू के बारे में भी बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ये बंदा भी बहुत ज्यादा बुरा है, इसने यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हमारी स्टेटस की डिसरिस्पेक्ट की है। तो हमारा हांगफू होता है वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होता है और कहता है क्या मैं, वो जो बंदा होता है वो दिखाते है कि वो यहाँ पे मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, एक दूसरा बंदा होता है और कह रहा होता है
मैं चाहता हूँ कि मैं इस बंदे के साथ फाइट करूँ। वो लिन फेंग की तरफ इशारा कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं तुम सभी से चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे को इस बंदे से फाइट करने दो और बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस बंदे को पूरी तरह से सजा दूंगा, इसको बहुत ज्यादा पीटूंगा। जो इसने हमारी स्टेटस की इतनी ज्यादा इंसल्ट की और डिसरिस्पेक्ट की है, इस वजह से मैं इसको बहुत ज्यादा पीटूंगा। जो बंदा रहता है वो सभी के सामने लिन फेंग की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा रहता है और कह रहा रहता है कि ये बंदा तो कुछ भी नहीं, जरा देखो मैं यहाँ पे इसको कैसे हराता हूँ। मैं जब अपनी पावर्स को रिलीज करूंगा तो ये बेचारा तो डर के ही भाग जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो ब्रदर, इसमें सभी का जो बदला है, जो भी गुस्सा वगैरह है, वो सभी इस बंदे पे उतारूंगा, इसको इतना ज्यादा पीटूंगा। जबकि सभी लोग उस बंदे की बात से एग्री करते हैं और एक बंदा कहता है कि हाँ मैं एग्री करते हैं और यहाँ पे प्रॉमिस भी करते हैं कि जब तक इस बंदे को पीट नहीं देते, इतना ज्यादा मार नहीं देते, जब तक हम तुम्हारी बैटल में बिल्कुल भी इंटरवेन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी तुम्हारी बैटल के बीच में नहीं आएंगे। तुम अकेले इसको चाहो तो मार सकते हो, इसके साथ फाइट कर सकते हो और इसको जान से मारना पर मारो तो। अगर दूसरा वाला भी कह रहा होता है कि हाँ मेरे को भी मतलब नहीं, तुम चाहो तो इसको मार सकते हो। आखिर इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई? उस समय तो ये बहुत ज्यादा ही बदतमीजी से बात कर रहा था हमारी सेटस के साथ और उसने बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट भी की थी। चाहो तुम जो चाहे इसके साथ वो कर सकते हो, इसको मारना है तो तुम चाहो तो मार सकते हो। जबकि एक और बंदा को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, इसके साथ एक और बंदा था ना तो मैं इस बंदे को चैलेंज करता हूँ। वो हांगफू की बात कर रहा होता है कि हांगफू भी इसी के साथ यानी लिन फेंग के साथ मिला हुआ है, तो मैं इस बंदे के साथ यानी हांगफू के साथ फाइट करूंगा, इस बंदे के साथ डील मैं करूंगा, इसको यहाँ पे मैं मारूंगा। कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये भी यहाँ पे सबके सामने भला ऐसे कैसे बोल दिया हमारी सेटिस के साथ शादी करेगा। इसने ऐसा बोला है तो इसका मतलब है कि हमारी सेटिस की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसको तो मैं ही मारूंगा। हांगफू भी उसकी तरफ देखता है, जबकि जो बाकी के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, तुम तो यहाँ पे हमारा काम और भी ज्यादा आसान कर रहे हो, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम सही लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो। वो दोनों की बात कर रहे रहते हैं, दोनों बंदे जो कि लिन फेंग को और साथ ही हांगफू को मारने वाले उन सभी की मतलब उन दोनों की बात कर रहे रहता है और कहता है कि तुम दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम इन दो नमूनों को तो आराम से हरा दोगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा है और हमें यहाँ पे हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इन कमीने लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो कहीं ना कहीं से आ गए और आते ही यहाँ पे हमारी सेटस की डिसरिस्पेक्ट की है। जो हांगफू वाला पर्सन होता है यानी कि जो हांगफू को मारना चाहता होता है, वो बंदा जो होता है कहता है हांगफू की तरफ देखते हुए कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और मैं जल्दी से उसका काम निपटाता हूँ, तो यहाँ पे मार डालता हूँ। कहता है कि यहाँ पे हांगफू को दिखाते जो कि कहता है अच्छा ऐसी बात है। हांगफू कह रहा होता है कि चलो आ जाओ आगे बढ़ो, जबकि वो बंदा जो होता है कहता है जो अच्छा ठीक है तो चलो ये लो इसको संभालो। हांगफू रेडी होता है और फिर दिखाते हैं वो यहाँ पे अपने पंच को रेडी करता है और कहता है चलो ठीक है अब यहाँ से मेरे रास्ते से साफ साफ हट जाओ। हांगफू के पंच में इतनी ज्यादा पावर रहती है कि वो अपने सामने वाले बंदे को फ्रीज करके बहुत ज्यादा दूर धकेल देता है, यानी कि उसको फ्रीज करके वो मार भी डालता है। मार डालता है पता नहीं क्या होता है वो बंदे के साथ क्या करता है, पर वो बंदा वहां से हार जाता है। हांगफू उसको हराने के बाद कह रहा होता है कि मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है हांगफू, और वो हांगफू करके बताता है अपना नाम और कह रहा होता है कि मैं ही एक हांगफू जो कि यहाँ पे से फ्यूचर में शादी करने वाला है, तो मेरे नाम को याद रखना। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं कि वाकई में हमने सोचा नहीं था, पर ये लड़का ये तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल निकला। भला देखो तो उसकी बॉडी में कितनी सारी जो पावर और ऑरा है वो फ्लो कर रहा है, हम यहाँ पे सेंस कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे जब इसने पावर्स को रिलीज किया और सामने वाले बंदे के ऊपर हमला किया, तब जाके इसकी जो टेरिफाइंग पावर है वो सामने आई है। मैंने जितना सोचा था ये बंदा तो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। और जरा देखो वो वहाँ पे कैसे मुस्कुरा रहा है, जबकि हांगफू को दिखाते जो कि वहीं पे स्टेज के ऊपर मुस्कुरा रहा होता है। जबकि दूसरा वाला जो पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे ये जो पर्सन है इसके साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसके पास पावर है। अभी ये यहाँ पे किसी से नहीं डर रहा और ऊंची आवाज में इसने साफ साफ कह दिया था कि ये टियानची से फ्यूचर में शादी करेगा क्योंकि इसके पास पावर है। जबकि वो वाला बंदा जो कि लिन फेंग को मारना चाहता होता है, लिन फेंग से पर्सनल दुश्मनी होती है, वो यहाँ पे आगे बढ़ता है और कहता है चलो ठीक है मैं भी अपने दूसरे वाले को निपटा देता हूँ, भले ही वो पहला वाला ना निपटा पाया पर मैं इसको बंदे को जरूर मार डालूंगा। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, तो वो आगे बढ़ता है। पर लिन फेंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सिर्फ अपने हाथ को उठाते एक हमला करता है, बंदा मर जाता है। कि देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं ये हुआ क्या, ये बैटल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, उस बंदे ने तो कुछ किया भी नहीं, इससे अपने हाथ को ऊपर करते हुए इतनी तेजी के साथ हमला किया कि हम तो देख भी नहीं पाई, तो बहुत तेज था। उसके सामने वाला पर्सन तो यहाँ पे मारा भी गया। आखिर ये बंदे ने कौन सी तरह की पावर और एनर्जी का यूज किया है, कौन सी मार्शल आर्ट्स का यूज किया है। तो वही बंदा दोबारा से कहता है कि ऐसा लगता है ये दोनों ही जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि ये बहुत ज्यादा बुरे हैं, हमारी सिटीज का डिसरिस्पेक्ट करे, बहुत ज्यादा मतलब इनको पीटा जाए तो अच्छा होगा। अब लग रहा है जैसे इन दोनों को देख के कि इन दोनों के साथ ही डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जबकि एक बंदा जो कि स्वॉर्ड कल्टीवेटर होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि कोई ना कर पाया तो कोई ना मैं कर दूंगा इस सबको खत्म। एक बंदा कह रहा होता है जरा देखो तो वो तो एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, स्वॉर्ड डाओ विल को वो रिलीज कर पा रहा है। तो मन में सोच रहा होता है ये पर्सन 9th लेवल पे अपने यानवो राम के इसकी स्वॉर्ड इसका चलाना ही सबसे बड़ा पावर है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये स्वॉर्ड को चलाता है तो इसका पावर बहुत ज्यादा होता है। एक स्वॉर्ड
स्वॉर्ड स्लैश को यहाँ पे ये रिलीज करेगा, एक स्वॉर्ड स्लैश लगाएगा उस बंदे के ऊपर, वो दोनों बंदे के ऊपर, तो दोनों ही बंदे एक ही साथ ही मारे जाएंगे। तो जरूर से उस बंदे को हरा देगा। वो लिन फेंग की बात कर होता है कि ये बंदा लिन फेंग को जरूर से हरा देगा। वो बंदा जो होता है लिन फेंग से कह रहा होता है कि मेरे फेलो स्वॉर्ड कल्टीवेटर, यहाँ पे हमारा जो राम का गैप है वो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें यहाँ पे चांस देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को पापा बोल दो और यहाँ से दफा हो जाओ और मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बंदा लिन फेंग को यहाँ पे चांस दे रहा होता है, जबकि लिन फेंग कह रहा होता है अच्छा ठीक है देख लिया, तुम यहाँ पे वर्दी हो, एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर कहलाने के लायक हो, बट लगता नहीं कि तुम मेरा सामना करने के लायक हो। ये बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे स्वॉर्ड कल्टीवेटर कहलाने के लायक नहीं हूँ? अगर मैं तुम्हारे जैसे स्वॉर्ड कल्टीवेटर को भी नहीं हरा पाऊंगा तो मैं यहाँ पे खुद को ही स्वॉर्ड कल्टीवेटर कहलाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं आप स्वॉर्ड कल्टीवेटर से भी ऊपर हूँ, क्योंकि मैं स्वॉर्ड डाउ विल को रिलीज कर सकता हूँ। तो भला तुम्हारे जैसा बंदा, तुम्हारे जैसा स्वॉर्ड कल्टीवेटर भला ऐसे कैसे कह सकता है कि मैं आप स्वॉर्ड कल्टीवेटर कहलाने के लायक हूँ? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली स्वॉर्ड कल्टीवेटर की पावर क्या होती है, एक असली स्वॉर्ड डाउ विल की पावर क्या होती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि चलो मेरे को ध्यान से देखो, और फिर वो स्वॉर्ड को ऐसे ऐसे करके स्विंग कर रहा होता है और बड़ी यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखा रहा होता है। तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो बहुत ज्यादा गंदी है, तुम्हारी जो पावर है बहुत ज्यादा इम्प्योर है, और तुम ऊपर से अपने आप को एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर कहराते हो और ये कहते हो, तुम ये दावा करते हो कि तुम स्वॉर्ड डाउ विल को यहाँ पे रिलीज कर रहे हो, पर मेरे को नहीं लगता कि वो रियल स्वॉर्ड डाउ विल है। और ऊपर से तुम यहाँ पे इतना ज्यादा लंबी लंबी फेंक रहे हो कि मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे तुम बाकी के स्वॉर्ड कल्टीवेटर की यहाँ पे इंसल्ट कर रहे हो। चलो तुम्हारा दिखाना हो गया हो तो अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुमको कि असली स्वॉर्ड कल्टीवेटर किसे कहते हैं। इनफैक्ट बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, बड़ी तेजी के साथ दूसरी तरफ गुजर जाता है और वो बंदा वहाँ पे जो होता है जख्मी हो जाता है। तो यहीं पे अपने एपिसोड को फिलहाल के लिए खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे क्या ये बंदा मर चुका है, जिंदा है, या फिर इस बंदे ने यहाँ पे लिन फेंग हमले को ब्लॉक कर लिया है। वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। मिलते हैं वीडियो में 87 में। चलिए इस अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारे लिन फेंग को जो कि यहाँ पे सामने की तरफ गुजर जाता है, उस बंदे के ऊपर हमला करके तो दिखाते हैं। वो जो बंदा होता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही हैरान होता है, क्योंकि उसके सामना जो है बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड कल्टीवेटर है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा हैरान है। बंदा कह रहा होता है कि इसकी जो स्वॉर्ड है और यहाँ पे जो जिस तरीके से इसने स्वॉर्ड चलाई है, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल बार बार बचाऊं। ऐसा लगा जैसे ये बंदा मेरे को एक पलक झपकने की स्पीड से मार सकता था। ये मेरे जस्ट बगल से गुजरा है, इसने अपनी स्वॉर्ड को भी स्विंग किया है पर मेरे ऊपर चलाया नहीं है। अगर ये चाहता तो मेरी जान ले सकता था एक ही बारी में। तो इसने मेरे को एक झलक दिखाई है कि ये बंदा चाहे तो मेरे को एक बार मार सकता है, चींटी की तरह मसल सकता है, पर ये मेरे को मार नहीं रहा। इसे मेरे को यहाँ पे वार्निंग दे रहा हो कि अगली बार मैंने इससे पंगा लिया तो ये मेरे को मार डालेगा। ये पर्सन कोई और ही है, कोई मास्टर होगा बहुत पावरफुल। मेरे को यहाँ पे ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ज्यादा पंगे लेता हूँ इस मास्टर से तो ये मेरे को मार डालेगा। मेरे को यहाँ पे सावधान रहना होगा। कि लिन फेंग जो हो रहा होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है तुम्हारा हो गया तो तुम यहाँ से जा सकते हो, जबकि बंदा कह रहा होता है थैंक यू सर, थैंक यू मास्टर, आप यहाँ पे कहते हो। तो एक बंदा आता है जिसका नाम भाई लीजी होता है, वो कह रहा होता है हंसते हुए इंटरेस्टिंग, जबकि एक बंदा कह रहा होता है ये तो बाई लीजी है, जबकि दूसरा वाला कहता है ये तो बाई लीजी है। क्योंकि सभी लोग फिर कहने लगते हैं ऐसा लगता है जैसे बाई लीजी की इंटेंशन को लिन फेंग ने ग्रैब कर लिया है। बाई लीजी को भी यहाँ पे लिन फेंग में इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ पे जितने भी पावरफुल लोग हैं और वो यहाँ पे बहुत सारे दूसरा बंदा जो होता है मतलब वो पावरफुल सारे लोगों के बारे में बता रहा रहता है। एक केनी, हान क्यू यो, बियोलो, हांग क्यूएन और सिबलिंग्स, ये सभी लोग यहाँ पे मिलके अगर यहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला कर दे तो फिर तो लिन फेंग मारा जाएगा, क्योंकि लिन फेंग इन सभी का सामना नहीं कर पाएगा। और वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं जिनका भी उस बंदे ने नाम लिया होता है। उन्हीं में से एक बंदा कह रहा होता है कि भाइयों चलो आगे बढ़ गए, एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। जैसे लगता है जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट लगता नहीं हम सभी का ये सामने एक साथ कर पाएगा। चारों दिशाओं से हमले बढ़ेंगे इसके चारों तरफ, तो ये बंदा लगता नहीं कि सारे हमलों को डॉच कर पाएगा। चलो एक साथ मिलकर सारी डायरेक्शन से इसके ऊपर हमला करते हैं, ऊपर नीचे चारों तरफ से घेर लो इसको बेचारे को। चलो ठीक है, अब यहाँ पे सभी लोग मिलके पर इसका हमला करके इसको मार डालते हैं, जबकि दिखाते हैं लिन फेंग का जो कि कहता है अच्छा साथ मिलके तो मुझे मारोगे। और लिन फेंग का जो डीमन होता है वो उसके ऊपर फिर से हावी हो जाता है और लिन फेंग अजीब सा लुक देता है, एक डिमोनिक लुक यहाँ पे दिखाते हैं। जो टेंगी होती है वो समझ जाती है और कहती है नहीं, देख के लगता है जैसे सारी चीजें बिगड़ती जा रही है। लिन फेंग का डीमन जो है उसके ऊपर फिर से हावी हो रहा है, वो उसी स्टेट में वापस आ रही है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है कि लिन फेंग का डीमन मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे तो लोगों को मारना पसंद है। अगर एक को मारेगा तो उसका डीमन उतना ही ज्यादा हावी होता जाएगा लिन फेंग पे, और लिन फेंग को उसके ऊपर से कंट्रोल हटता जाएगा। लिन फेंग का डीमन होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग अपनी मौत को ढूंढ रहे हो तो थोड़ा संभल के रहना। जबकि वो लोग जो रहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि लिन फेंग के ऊपर डीमन हावी हुआ है और लिन फेंग की पावर कितनी है। तो वो सभी लोग तो बिल्कुल अंधों की तरह ये कह रहे होते हैं कि चलो आगे बढ़ो, साथ में मिलकर लिन फेंग के ऊपर हमला करते हैं। वो सभी लोग जो होते हैं एक साथ मिलकर इकट्ठे लिन फेंग के ऊपर हमला करते हैं। लिन फेंग का डीमन जो होता है वो जाग गया होता है। लिन फेंग उन्हें जानवरों की तरह मारते जा रहा होता है, एक को पंजे से पकड़ता है, एक को
हाथ से पकड़ता है, सभी को पकड़ते हुए एक बंदे को उसके गले से पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे को मारने वाले थे तो मारो जरा मुझे। बंदा अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लिन फेंग यहाँ मुस्कुराते हुए कह रहा होता है तुम क्या कह रहे हो, जरा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। तुमने शायद अभी कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दूं, पर मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा क्यों छोड़ू, तुम तो मेरी यहाँ पे जान लेने के लिए आए थे ना। अगर मैं थोड़ा सा भी कमजोर होता तो तुम मेरे को यहाँ पे मार डालते और मैं यहाँ पे तुम्हारी जान कैसे दे सकता हूँ। तुम मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो और ऊपर से अपनी जान की भीख मांग रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डाई वो उसे यहाँ पे मार डालता है, मार के वो नीचे गिरा देता है, जबकि एक बंदा दूर से ये सब देख रहा रहता है और कह रहा रहता है हैवी डिमोनिक एनर्जी मेरे को फील हो रही है, बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है। कि उसके साथ वाला दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या करे, तो क्या हम वहाँ पे जाके उस बंदे को रोके, जबकि पहला वाला कह रहा होता है कि नहीं हम वहाँ पे नहीं जाने वाले। यहाँ पे उस बंदे ने जो यहाँ पे इंटेंशन ग्रैब किया है सभी लोगों का, तो इस हिसाब से देखा जाए वो सभी पीपल जो है वो यहाँ पे उस लड़के को मारना चाहते हैं। वो यहाँ पे डीमन ही बन जाता है, तो इतने सारे लोगों का वो सामना नहीं कर पाएगा। वो जो बूढ़ा बंदा होता है, पहला शख्स होता है, वो बोल रहा होता है कि देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो टूर्नामेंट में हिस्सा लिए और यहाँ पे सीक्रेट राउंड में जाना चाहते हैं, वो सभी लोग अगर उस डीमन का सामना करते हैं, उस डिमोनिक एनर्जी का सामना करते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कुछ होता भी है तो वो लोग यहाँ पे कह देंगे कि वहाँ पे डीमोनिक एनर्जी ने उस बंदे के ऊपर हावी हो गया था, तो ये सारे लोगों ने अपने आप ही ये सारी चीज को हैंडल कर लिया और उस लड़के को मार दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम जैसे पावरफुल लोग वहाँ पे जाते तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। दूसरा वाला कह रहा होता है हाँ तुमने ठीक कहा, वैसे वो किड का जो डिमोनिक ऑरा है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, ऐसा लगता है उस बंदे को अपने हार्ट पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, वो अपने हार्ट पे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ये जो लड़का है ये अपने डीमन पे कैसे अपना कंट्रोल वापस पाता है। अगर ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हुआ तो मैं यहाँ पे इसकी हेल्प करूंगा और यहाँ पे इसका डिमोनिक ऑरा जो कि यहाँ पे इसके दिल के अंदर छुपा हुआ है वो सारे को मैं रिमूव करने में इसकी हेल्प करूंगा। अगर यहाँ पे वाकई में थोड़ा सा भी टैलेंटेड मुझे लगता है तो यहाँ पे दिखाते हैं लिन फेंग को, जो कि कह रहा होता है कि जो इंसान मेरे को ये जो कल्टीवेटर मेरे को मारना चाहेगा वो यहाँ पे हेल में जाएगा, यही यहाँ पे खेल है। यहाँ पे लिन फेंग जो होता है विंड को यहाँ पे वो करता है कंट्रोल करते हुए, यहाँ पे सारे वो लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है, स्लैशेस वगैरह लगा रहा होता है विंड प्रेशर के साथ। फिर से सभी लोग आगे बढ़ते हैं, सभी के पसीने निकल गए होते हैं क्योंकि लिन फेंग को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सभी लोग यहाँ पे कह रहे होते हैं कि चलो एक साथ मिलकर इकट्ठा करो, फिर से वो सभी लोग एक साथ मिलकर सभी डायरेक्शन से हमला करते हैं। बंदा से डेविल भी कहता है कि तुम डेविल कही के तेरे को तो मैं मार डालूंगा, जबकि सभी लोग आगे बढ़ते हैं पर कोई फायदा नहीं होता, सभी को लिन फेंग मार के पीछे हटा देता है। सभी लोगों को पता चल जाता है कि लिन फेंग की डिमोनिक एनर्जी उस पर हावी हो रही है, तो यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि जरा देखो लगता है जैसे वो बंदा मारा गया। मतलब नहीं कि भले ही जो लिन फेंग है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले वो यहाँ पे एक डिमोनिक एनर्जी से यहाँ पे कवर हो चुका है और डिमोन उस पर हावी हो गया है। इतने सारे पीपल और कल्टिवेटर का सामना तो वो नहीं कर पाएगा, वो तो मारा गया बेचारा। वो बंदा जिसने सबसे पहले हमला किया था और बहुत ज्यादा सारे लोगों का हमला यहाँ पे किया था और यहाँ पे जिस लिन फेंग ने बहुत ज्यादा ही पावरफुल हमला किया था, वो बंदा जो होता है वो हाफ रहा होता है, बहुत ज्यादा ही थक गया होता है क्योंकि उसने सबसे बड़ा हमला किया होता है लिन फेंग के ऊपर। कहता है कि यहाँ पे क्या है वो बंदा मर चुका है, क्यों है ना, यहाँ पे कोई मर तो चुका है ना, वो कोई जरा मेरे को बताएगा क्या वो मर गया। लिन फेंग को सामने दिखाते हैं जहाँ पे वो मरा नहीं होता, बल्कि यहाँ पे तो वो अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। दूसरा वाला कह रहा होता है देखो देखो वो बंदा अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो यहाँ पे अपनी फ्लेम को रिलीज कर रहा है, फ्लेम विल को यहाँ पे रिलीज कर रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है, इतने सारे लोगों के हमले को यहाँ पे उसने कैसे बर्दाश्त कर लिया, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। ये एक मॉन्स्टर है, हम इसका सामना नहीं कर सकते, एक मॉन्स्टर है। ये कहते हुए जो लिन फेंग होता है उसको तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहाँ पे जस्ट इतना कहता है बर्न, जैसे वो बर्न कहता है जो सभी लोग होते हैं वो उसकी फ्लेम में आ जाते हैं। फेंग की जो फ्लेम रहती है वो बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग रहती है क्योंकि उसको कोई चीज बुझा नहीं सकती, वो सभी लोग वहाँ पे जल के मारे जाते हैं। सभी लोग हेल्प चिल्ला रहे होते हैं, कुछ जान की भीख मांग रहे होते हैं कि हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो। जबकि वही बूढ़ा शख्स जो कि पहला बूढ़ा शख्स होता है वो कह रहा होता है विंड फायर, इसकी जो सारी स्किल्स वगैरह जो यहाँ पे ये शो कर रहा है ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है अगर इसने हमला हमारे ऊपर ये किया होता तो हम भी यहाँ पे सह नहीं पाते, हम भी मारे जाते हैं। इस बंदे के पास बहुत सारे सीक्रेट्स है, पता नहीं इसके पास और कितने सीक्रेट्स है जो कि अभी तक इसे छुपाए रखे और दिखाया जाता है सामने की तरफ। इनफैक्ट यहाँ पे कैसे एक एक को सारे लोगों को मारते जा रहा होता है, सभी लोग नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। ये को दिखाते हैं जो कि लिन फेंग करीब आ रही रहती है और कह रही रहती है कि लिन फेंग प्लीज अपने आप पे कंट्रोल करो, प्लीज अपने दिल पे यहाँ पे कंट्रोल करो, तुम्हें यहाँ पे अपने आप को और अपनी बॉडी पे से कंट्रोल को खोने नहीं देना है। जबकि एक नीडल को दिखाते हैं जिसको यहाँ पे टैंग यू देख लेती है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को कहती है लिन फेंग केयरफुल रहो, उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है और यहाँ पे दिखाते हैं वो नीडल आके जो होती है टैंग यू के अंदर घुस जाती है, जिससे जो ब्लड होता है आधा सा वो लिन फेंग के ऊपर छींटे पड़ते हैं उसके। टैंग यू के आर पार वो नीडल हो जाती है। दिखाते हैं एक बंदा होता है जो कि नीडल का यूज कर रहा होता है, तो ये कहता है शिट यार निशाना चूक गया। सभी लोग देख रहे होते हैं टैंक यू नीचे की तरफ गिर रही होती है। एक बंदा कहता है ये तो 1000 लीफ नीडल है, ये पक्का वही है 1000 लीफ नीडल्स, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है जो कि नीडल्स का यूज करता है और ये बहुत ज्यादा क्रूल भी है। इसने यहाँ पे एक स्नेक अटैक किया है, मैंने जितना सुना था ये बहुत ज्यादा ही क्रूल है, मैंने इस बंदे के बारे में सुना है। इसने यहाँ पे बहुत सारे निर्दोष लोगों की भी जान लिया। जब
जबकि लिनफेंग को दिखाते हैं जो कि अपने होश पूरी तरह से होश में आ जाता है और जल्दी से टैंग यूई को पकड़ने लगता है और उसे पकड़ लेता है। फिर उसे पकड़ते हुए उसे पूछता है कि टैंग यूई क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। जबकि टैंग यूई कह रही होती है कि लिनफेंग मेरी परवाह मत करो पर मैं यहाँ पे गिव अप करती हूँ। उसके बाद दिखाते हैं उसी बंदे का सीन यानी हांगफू का सीन जो ही कह रहा होता है क्या तुम दोनों ठीक हो। जबकि लिनफेंग कह रहा होता है कि हांगफू मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम मेरी जो टैंग यूई है इस लड़की को यहाँ पे प्रोटेक्ट करो। हांगफू कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जबकि वो नीडल वाला बंदा कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी जख्मी नहीं हुआ। तो देखता हूँ मैं अब कि क्या तुम मेरे हमले को डॉज कर पाते हो। अपनी बहुत सारी नीडल्स को निकाल लेता है। नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों की फाइट को देखेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए